बच्चों, कैसे हो? कल वाला रिवाइज किया होगा, ट्यूशन भी लगाए होंगे। तो कल तक जो डिस्कशन हो गया अपना, अपन ने रिसेप्टर की इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, उसके टाइप की बात कर ली थी, और उसमें कुछ को अपन ने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया। इसमें कुछ टेंगो रिसेप्टर मैकेनिकल में बात की थी, थर्मो रिसेप्टर के बारे में भी बताया था, और उसके बाद में उसमें पेन मैकेनिकल के अंदर टेंगो भी हो गया था, और एल्जेसिक पेन के बारे में भी मैंने आपको हल्का सा बताया था, फिर नर्व एंडिंग के रिगार्डिंग। फिर अपन ने शुरू किया था कीमो रिसेप्टर, रसायन ग्राही, है ना। कीमो रिसेप्टर में आपको मैंने ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के बारे में बता दिया था कि ये ऑल फैक्ट्री उपकला से में उपस्थित होते हैं, जो कि नासाकक्ष के रूप में पाई जाती है। और फिर ऑल फैक्ट्री उपकला के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये कूट स्तरित होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। इसकी चर्चा आगे हिस्टोलॉजी में दोबारा करेंगे कि ये कूट स्तरित भी कैसी होती है, थोड़ा बहुत कल बताया भी था इसके लिए मैंने। फिर इसके घटक की चर्चा की थी कि कौन सी सेल्स ग्लैंड्स इससे संबंधित हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं हैं, जैसे प्रमुख कोशिका ऑल फैक्ट्री ग्राही कोशिका है, गंध ज्ञान कोशिका, सहाय कोशिका सपोर्टिंग सेल है जो इसकी सहायता करती है, और एक बेसल सेल आधारीय सेल है जो रिन्यू होकर के इसी को दोबारा बना देती है। इसके अलावा म्यूकस स्त्रावण के लिए बोमेन ग्लैंड भी पाई जाती है, जो म्यूकस का स्त्रावण करके नासाकक्ष के अंदर रसायन को घोलने में मदद करती है। क्लियर ना? अब डायग्रामेटिकली इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑल फैक्ट्री उपकला की चर्चा करते हैं डायग्रामेटिकली। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो नासाकक्ष और अपनी जो ओरल कैविटी है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। इनके बीच में पैलेट तालू के रूप में एक हड्डी पाई जाती है। जैसे ये अपनी मुख गुहा, आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हो ये सब, और ये तालु पैलेट हो गया। और फिर ये नासाकक्ष, ये क्या है? नासाकक्ष ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम लोग डिस्कस कर चुके हो सर के साथ। यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये वाली, ये नासाकक्ष की छत है। ये हो गया नासाकक्ष। नासाकक्ष की जो छत है, रूफ है, उसमें ये उपकला पाई जाती है जिसको घ्राण उपकला या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। इसी को थोड़ा अब एनलार्ज करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके डिस्कस कर रहे हैं ना, घ्राण उपकला को। तो इस घ्राण उपकला में कौन कौन सी सेल्स है, ग्लैंड है, वो किन नर्व से जुड़ी है, वो नर्व कैसे मस्तिष्क तक पहुँच के गंध ज्ञान में सहायता करती है, वो सब चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो जैसे ये एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है। देखो, इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल में ये इसकी सेल बॉडी है, जिससे एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ है,
और उस प्रवर्ध के मुक्त सिरे जो हैं वहाँ पे ये हेयर जैसी संरचना है, जो एक तरीके से नॉन मोटाइल सीलिया हैं, और इन्हीं नॉन मोटाइल सीलिया जो हैं इन पर पाए जाते हैं क्या, गंधग्राही, मतलब इन्हीं पे ग्राही रिसेप्टर होते हैं। क्लियर ना? ऐसी काफी सारी कोशिकाएं हैं, एक ही नहीं है, ऐसी काफी सारी होती हैं। ये सब जो हैं गंधग्राही सेल्स हैं, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर सेल जिनको बोल सकते हैं, ऑल फैक्टरी ग्राही कोशिका। इन कोशिकाओं को आलंबन देने के लिए, सहारा देने के लिए दूसरे टाइप की सेल आपको मैंने बताई थी, सपोर्टिंग सेल भी पाई जाती है, जो इनको सपोर्ट करती है। रेड कलर में जो नजर आ रही है इनको सहारा देती है, सपोर्ट करती है। यहाँ पे भी इस तरीके से। साथ ही कुछ एक और कोशिका जो आपको मैंने उसमें बताई थी, जिसको आधारीय कोशिका बेसल सेल कहते हैं, कि बीच बीच में हो सकती है ऐसे बेसल सेल। तो रेड कलर वाली हो गई आपकी सपोर्टिंग सेल, ब्लैक कलर में जो नजर आ रही है यहाँ पे जैसे बेसल सेल। क्लियर ना? और इस पूरी संरचना को आप लोग कह सकते हो ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, घ्राण उपकला, जो गंध ज्ञान से संबंधित है। मतलब ये बिल्कुल ये वाला जो ये वाली जो एरिया है उसी को अपन ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब आप लोगों को मैंने एक ग्लैंड के बारे में बताया था, जिसको नाम दिया था हम लोगों ने बोमेन ग्लैंड, बोमेन ग्लैंड। तो इन्हीं के बीच बीच में ऐसे अपन लोग ऐसे दिखा सकते हैं बोमेन ग्लैंड को, जो म्यूकस स्रावित करती है। यहाँ पे भी मौजूद होती है ऐसे बोमेन ग्लैंड, कई होती है कि बीच से निकल करके म्यूकस का स्रावण करके एक म्यूकस की परत यहाँ बन जाती है। तो ये ग्लैंड हो गई बोमेन ग्लैंड। क्लियर? तो इस तरीके से कौन कौन सी कोशिकाएं होगी? सबसे प्रमुख कोशिका ऑल फैक्टरी रिसेप्टर सेल, जो गंध ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरी बेसल सेल, और तीसरी इसकी सहायता करने वाली सपोर्टिंग सेल, और एक ग्रंथि होगी बोमेन ग्लैंड, जिसका कार्य है श्लेष्मा स्त्रावण करना।
श्लेष्मा स्त्राव। इसकी वजह से एक श्लेष्मा की परत यहां पे बन जाती है, श्लेष्मा परत, म्यूकस की परत, जो नमी उपलब्ध करा करके रसायनों को घुलने के एक वातावरण प्रदान करती है, तभी हमें गंध का ज्ञान हो पाता है। अब इसके बाद में तंत्रिका तंत्र जो है उसके साथ इसका संपर्क कैसे होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आप लोग देखें कि ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है, इसका दूसरा सिरा एक्सोन की तरह कार्य करता हुआ, ये होगा एक्सोन, और ये एक्सोन आपस में एक दो कोशिकाओं की मिलकर के नरों में बदल जाते हैं, नरों, और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या होगी, नर। तो इन कोशिकाओं का मस्तिष्क से संयोजन करने के लिए इनकी दूसरी तरफ से जो एक्सोन निकलता है, कई कोशिकाओं के एक्सोन आपस में जुड़ करके जो नर्व बनाते हैं वो ऊपर की तरफ जाती है। अब ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर तो बोन है और फिर ब्रेन है उसके क्रेनियल कैविटी के अंदर, तो उस बोन का नाम है इथमोइड बोन, जिसकी बोन में अपन चर्चा करेंगे, इथमोइड बोन। उस इथमोइड बोन को इन्हें क्रॉस करना पड़ता है। तो इसके लिए इथमोइड बोन में छिद्र होते हैं या पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, उन्हीं रास्तों से ये तंत्रिका नर्व ऊपर की तरफ बढ़ती है। नाम लिख देते हैं इसका, इथमोइड बोन। और इसके जो ये ओपनिंग है, इन्हीं से ऊपर की तरफ ये नर्व मूव करके जाती है, और ऊपर की तरफ जाकर के ये एक बल्ब के समान संरचना में खुलती है। और वो बल्ब एक ट्रैक्ट के रूप में आगे मस्तिष्क की तरफ जाता है। तो नाम इसका हम लोग लिखते हैं क्या। अब ये जो है आपका, आप लोगों ने जो नर्वस सिस्टम पढ़ा है उसमें आप लोगों ने कि जो ब्रेन बॉक्स है जो 8 अस्थियों से घिरा होता है, तो उसमें अपनी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसमें नीचे की तरफ और नाक के ऊपर की तरफ इस इथमोइड बोन के ऊपर, अब ये पूरा ब्रेन वाला एरिया आ गया, तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे ऐसी ऑल्फैक्टरी लॉब मौजूद होती हैं, जिसकी दो पार्ट है, एक तो है ऑल्फैक्टरी बल्ब और दूसरा है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी बल्ब ये है और ट्रैक्ट ये है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। और ये कितनी होती है, ये 2 होती है ना, एक इस तरीके से इसके पीछे नजर आती है ऐसे, ये भी ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, एक इस साइड होती है एक इस साइड होती है। अब आप लोग देखें कि यहाँ से जो नर्व ऊपर की तरफ गई है, ये इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में भी कुछ न्यूरॉन मौजूद होते हैं, और ये आकर के इनके साथ ऐसे संयोजन करते हैं। इस तरीके से ये देखो, यहाँ से और भी नर्व आती है जो इनसे कनेक्ट होते हैं। तो आप लोग देखें कि इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये जो न्यूरॉन है इनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे ये नर्व इन नर्व से जुड़ी होती है, इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। अब तुम लोग 2 चीज़ें ध्यान रखोगे, ग्लोमेरुलस नाम वहाँ पे नेफ्रॉन में भी आया है, वहाँ पे बोमेन कैप्सूल भी था, यहाँ पे भी बोमेन नाम आया है ग्लैंड के लिए, ग्लोमेरुलस नर्व के इस संयोजन को बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ से ये नर्व जुड़ करके इस तरफ जो मूव कर रही है, तो ये कहाँ जा रही है, ब्रेन की तरफ। और ब्रेन की कौन सी लोब, टेम्पोरल लोब, जहां पे हमें गंध ज्ञान होता है।
गंध ज्ञान। कैसे? तो देखें, सबसे पहले जैसे मम्मी किचन में हलवा बना रही है, तो हलवा बनाते वक्त उस हलवे की गंध के जो कण हैं हवा में आएंगे, और हवा से वो होते हुए हमारे नाक में प्रविष्ट होंगे, और फिर वो केमिकल इस घ्राण उपकला की इस श्लेष्मा में घुल जाएंगे। घुलने के बाद में वो इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल के ग्राहियों से जुड़ेंगे, जिससे यहाँ पे कीमो केमिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, जिससे सोडियम अंदर आएगा और ये कोशिका विध्रुवित होगी और एक्शन पोटेंशियल को वो फिर ले जाएगी इन तंत्रिकाओं के पास। तो ये फिर एक्टिवेट होगी और ये एक्शन पोटेंशियल को ब्रेन की इस लोब के घ्राण क्षेत्र में पहुंचा देगी और हमें पर्टिकुलर स्मेल का पता लग जाता है। क्लियर? चले आगे। तो ये बात होगी किसकी? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की, और जो गंध ज्ञान से संबंधित है। क्लियर ना? पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं उनमें गंध, किसी भी गंध के लिए वो ज़्यादा सक्रिय होती है, पुरुषों से ज़्यादा उनको गंध आती है, विशिष्ट रूप से तब जब वो ओवुलेशन फेज में होती है। रज चक्र की अंडोत्सर्ग अवस्था में महिलाएं गंध से संबंधित ज्ञान के लिए ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं ना। तो ये ऐसा अगर आपसे पूछा जाए गंध ज्ञान के लिए, तो आपको बताना महिलाओं में ये क्रिया ज़्यादा होती है। क्लियर? कई बार जब भी कोई इरिटेट करने वाली गैस हमारे आसपास होती है, जैसे अमोनिया वगैरह, तो हमारे नाक में जाएगी तो इनको डैमेज कर सकती है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए ये बोमेन ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और म्यूकस का स्राव बढ़ा देगी। तो म्यूकस का स्राव बढ़ने से यहाँ पे श्लेष्मा की मोटी परत बन जाएगी। ये परत उस जहरीली गैस को इन कोशिकाओं तक पहुँचने से रोकती है, जिससे हमारी सुरक्षा हो जाती है। जुकाम लगने पे भी, कोल्ड होने पे भी इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इस परत की मोटाई बढ़ जाती है, और मोटाई बढ़ने से गंध के कण रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाते और रिसेप्टर सक्रिय नहीं होता और हमें गंध का आभास नहीं होता। तो ये चर्चा हो गई किसमें? कीमो रिसेप्टर में, ऑल्फैक्टरी उपकला की, जिसमें हम लोगों ने बात की गंध ज्ञान के लिए। आप लोग पोज करके नोट कर लें। चले आए? चलो। अब अगला जो कीमो रिसेप्टर है उसकी चर्चा करते हैं। कौन सा? गस्टेटरी रिसेप्टर। जो गस्टेशन मतलब स्वाद ज्ञान से संबंधित। गस्टेटरी रिसेप्टर स्वाद ग्राही। देखें, गस्टेटरी रिसेप्टर जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स में उपस्थित होते हैं, और जो टेस्ट बर्ड है वो टेस्ट पेपिलाई में होती हैं। याद होगा आपको, पाचन तंत्र में पढ़ा था आप लोगों ने कि जो हमारी टंग है, जीभ है, उसमें कुछ पेपिलाई होती है। है ना? याद होगा आपको टेस्ट पेपिलाई। जैसे ये वाला जो था वो क्या था? सरकम वेलेट। और इसके अलावा फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म,
कुछ टेस्ट पेपिलाई थे इसमें सर्कमवेलेट और फंगीफॉर्म ये स्वाद ज्ञान से संबंधित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है टेस्ट बड पाई जाती है, बाकी फिलीफॉर्म में टेस्ट बड होते नहीं है। और एक फोलिएट जो वेस्टिजियल होता है, तो फोलिएट और फिलीफॉर्म स्वाद ज्ञान से संबंधित नहीं, आप लोगों ने ये पढ़ा था। दो हैं सर्कमवेलेट और आपका फंगीफॉर्म, इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है, टेस्ट बड की उपस्थिति होती है। और इन्हीं के आधार पर इन्हीं की मदद से हमें मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा इन स्वाद का अनुभव होता है। तो इन पेपिलाई में जो ये टेस्ट बड है, इनकी संरचना कैसी होती है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर ना? तो इसमें भी कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर सेल है, सपोर्टिंग सेल है और बेसल सेल है, जो मिलकर के इस बड का निर्माण करती हैं, जो स्वाद ज्ञान में मदद करता है। तो एक डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये देखो, ये एक टेस्ट बड की संरचना है, जिसमें आपको ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ब्लू कलर वाली जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है, उसका नाम है गस्टेटरी ग्राही कोशिका। गस्टेटरी ग्राही कोशिका, इसके मुक्त सिरे पर आपको माइक्रोविलाई नजर आ रहे हैं, और इन्हीं पर क्या मौजूद होते हैं, ग्राही रिसेप्टर, जिन पर रसायन जुड़ता है और हमें स्वाद का अनुभव कराने में ये मदद करते हैं। मुक्त सिरे पे माइक्रोविलाई कहाँ है, मुक्त सिरे पर, मुक्त सिरे पर, लेकिन इसके बेस में आपको जो है संवेदी तंत्रिका नजर आ रही है। संवेदी तंत्रिका जो मस्तिष्क की लोब के पास में ये संदेश लेके जाएगी, है ना। अब आप लोगों को इसमें एक और सेल ब्लैक कलर में नजर आ रही है, इसका नाम है सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल जो है इसमें भी माइक्रोविलाई तो है, माइक्रोविलाई तो उपस्थित है, लेकिन नर्व अनुपस्थित है। माइनस का मतलब अनुपस्थित और प्लस का मतलब उपस्थित। तो सपोर्टिंग सेल में माइक्रोविलाई है ऊपरी सिरे पे, लेकिन नीचे से उसके न्यूरॉन निकला हुआ नहीं होता है। इसके अलावा रेड कलर में एक सेल नजर आ रही है, इसका नाम क्या है, बेसल सेल, आधारीय कोशिका। एक्चुअल में होता क्या है कि जो नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो बेसल सेल है, बेसल कोशिका, वो बनाती है सपोर्टिंग कोशिका को, और सपोर्टिंग कोशिका बनाती है किसको, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल को। क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद में ग्राही कोशिका की मृत्यु हो जाती है, तो फिर बेसल सेल सपोर्टिंग सेल बनाती है, और सपोर्टिंग सेल फिर ग्राही कोशिका में बदल जाती है। तो आप लोग देखें कि ये एक मटके जैसी संरचना है, जिसके मध्य में एक छिद्र है, और इस छिद्र में तरल है, तो तरल युक्त छिद्र है, और इसी छिद्र में हमने जो खाया है उसके रसायन आके घुल जाते हैं,
और घुलने के बाद में यहाँ मौजूद ग्राहियों पे वो जुड़ते हैं, जिससे ग्राही कोशिका विध्रुवित होती है और वो संदेश विध्रुवण के रूप में संवेदी कोशिका से कहाँ पहुँच जाता है, मस्तिष्क के पास में, और जीभ के अलग अलग क्षेत्रों से हमें भिन्न भिन्न स्वाद का अनुभव होता है। क्लियर? पक्का? चले आगे? तो इसको आप पॉज करके नोट करो। अब एक चीज आपको याद रखनी है, नोट लगा के लिख लेना। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्वाद ज्ञान है उसके लिए क्या है, टेस्ट बर्ड्स, और इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है, जीभ, टंग। क्या केवल इनकी लोकेशन जीभ ही है? ये कथन है कि है ना, स्वाद कलिकाएं मनुष्य की मुख गुहा में मौजूद जीभ पर ही पाई जाती है, ऊपरी सतह में। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वाद कलिकाएं जीभ के अलावा हमारी मुख गुहा में ऊपर की तरफ तालू में भी होती है, फिर आगे फेरिक्स में, इवन एपिग्लोटिस में, और जो ग्रसिका इसोफेगस है उसके शुरुआती भाग में भी पाई जाती है। तो टंग के अलावा और लिख देता हूं मैं, तालू, ग्रसनी, एपिग्लोटिस व ग्रसिका का शुरुआती भाग, इन क्षेत्रों में भी स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ से फिर संदेश ले जाने के लिए कौन सी तंत्रिकाएं मदद करती है? याद है आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर के अंदर क्रेनियल नर्व पढ़ा था ना, क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व याद होगी आपको। जीभ जो है, अगर इसकी बात करें तो जीभ के अग्र 2/3 भाग से जो संदेश लेके जाती है, तो उसके लिए कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। सातवीं यही है ना, सातवीं क्रेनियल नर्व। और पश्च 1/3 भाग से कौन सी नर्व संदेश लेके जाएगी बताओ? ग्लोसोफेरेंजियल, 9th नर्व, 9th फेशियल नर्व, याद होगा आपको। और फिर इन क्षेत्रों से आपको याद रखना है वेगस नर्व, 10वीं नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व। तो ये नोट के अंदर आप लोग लिख लेना। संदेश कहाँ लेके जाती है? मस्तिष्क के पास। तो स्वाद ज्ञान प्राप्त करके केवल एक तंत्रिका उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तो कथन गलत हो जाएगा। केवल एक तंत्रिका नहीं, 2, 3, कुल 3 तंत्रिकाएं स्वाद ज्ञान हमें करवाते हैं मस्तिष्क की सहायता से, संदेश ले जाके। ओके, तो ये हो गया आपका कीमो रिसेप्टर। इसमें दोनों की चर्चाएं हो गई हैं, गस्टेटरी भी और ऑल्फैक्टिव। अब
बात करेंगे अगले रिसेप्टर की, बताओ कौन सा? अब चर्चा करते हैं अपन फोटो रिसेप्टर की। फोटो रिसेप्टर, प्रकाश ग्राही। तो देखें, जंतुओं में प्रकाश ग्राही पाए जाते हैं, जो सिंपल भी होते हैं, जटिल भी होते हैं। जैसे अपन देखें कि मैंने आज ही आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि जो अर्थवॉर्म है उसकी अधिचरम में ऊपर की तरफ सिंपल टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। फिर जैसे जैसे वो एनालिड का मेंबर है, ऑर्थोपोड में आते हैं, तो उनमें वही रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होकर के आई के रूप में बदल जाते हैं। ऑर्थोपोड में इंसेक्ट के अंदर आप देखा कि सिंपल आई भी हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ पे कंपाउंड आई ओमिटीडिया वाली भी हम लोग पढ़ेंगे, जो विजुअल यूनिट की फॉर्म में कंपाउंड आई में वर्क करती हैं। तो रिसेप्टर ये सिंपल फॉर्म में भी होते हैं और आँखों में भी बदल जाते हैं। ऑर्थोपोड्स के बाद मोलस्का में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्टोपस है उसमें आँखें पाई जाती है, जो हमारी आँखों का के एनालोगस होती है। स्ट्रक्चर फंक्शन लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। फिर आगे कॉर्डेट में आप लोग देखा कि फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, मैमल में आईज डेवलप हो जाती है ना, देखने के लिए, विजन के लिए। तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि ह्यूमन के अंदर आँखों की संरचना और उसके कार्य की बात यहाँ पे करते हैं ना। पहले अपन ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ विज़न, देखने की जो क्रिया विधि आँखों में, उसकी चर्चा करेंगे, और फिर उसके डिसऑर्डर की बात करेंगे। उसके बाद में ये रिसेप्टर कंप्लीट होगा, और फिर मैकेनिकल में एक फोनो रिसेप्टर, जिसमें ईयर की चर्चा हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना। तो पहले बात कर लेते हैं मनुष्य की आँख की संरचना और उसकी क्रिया विधि और उसके विकार के लिए। ह्यूमन आई, संरचना व क्रिया विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? संरचना की। देखो, हमारे शरीर में जो एक जोड़ी नेत्र हैं, जो हमारे फेशियल भाग में, चेहरे में ऊपर की तरफ जो नेत्र कोटर हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और लगभग स्पेरिकल होते हैं। इन नेत्र कोटरों में मौजूद जो ये हमारे नेत्र हैं, अगर इनकी संरचना की बात करें तो ये जो हमारा आई बॉल है, इसकी जो दीवार है, इसकी जो वॉल है, तो आई बॉल की वॉल में 3 परतें होती हैं, 3 परतें। और ये जो आई बॉल की दीवार में 3 परतों से ये मिलके बना होता है, उनके नाम क्या हैं? जैसे बाहरी, मध्य और आंतरिक। तो जो बाहरी है, आउटर मोस्ट, मध्य और आंतरिक, तो सबसे बाहर की तरफ जो है उसको बोलेंगे स्क्लेरा, मध्य में जो है उसको बोलेंगे कोरोइड, सबसे अंदर जो है उसको बोलेंगे रेटिना। स्क्लेरा जो है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये टफ होता है, कठोर, वाइट होता है, सफ़ेद, और सुरक्षात्मक कार्य है इसका। ये हमारे आई बॉल की सुरक्षा करता है ये। और अग्र भाग में कॉर्निया निर्माण करता है। तो आपको आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉर्निया आई बॉल के किस स्तर से संबंधित है, तो सबसे बाहरी स्तर से संबंधित है, जिसका नाम स्क्लेरा है, जो वाइट कलर का
टफ होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन अग्रभाग में जहाँ पे ये कॉर्निया बनाता है वहाँ पे ये पारदर्शी हो जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया वाला पार्ट पारदर्शी पतला होता है। क्लियर। फिर बात करते हैं मध्य कोरोइड की। ये जो कोरोइड वाला भाग है ये अत्यधिक वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब है संवहनीय, जिसके अंदर रक्त प्रवाह बहुत ज्यादा हो। इसको पोषक कवच भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है इतना ज्यादा, तो वो रक्त अपने साथ पोषक तत्व लाता है जो आईबॉल की आंतरिक रेटिना वाली परत की कोशिकाओं को पोषक तत्व पहुंचाता है। कोरोइड परत जो है यही संबंधित है किससे? सीलियरी काय, आयरिस, दोनों संरचनाओं से। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीलियरी काय, आयरिस, नेत्र गोलक की कौन सी परत का रूपांतरित रूप है या उसका हिस्सा है, तो कोरोइड का मध्य परत ही आगे चल करके सीलियरी काय और आयरिस का निर्माण करती है। और इसी मध्य परत कोरोइड से अभी अपन डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि सस्पेंसरी लिगामेंट निकले होते हैं जिनसे नेत्र का लेंस जुड़ा होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेत्र लेंस आईबॉल की किस परत के साथ लिगामेंट की मदद से जुड़ा होता है, तो आपको आंसर देना कोरोइड से। फिर चर्चा करेंगे अपन रेटिना की। दृश्य पटल जिसको बोलते हैं, इसको रक्तक पटल, दृश्य पटल। तो रेटिना के अपन दो स्तर की बात करेंगे। एक स्तर होगा पिगमेंटेड, और एक होगा नर्वस। तो पिगमेंटेड स्तर को आप लोग नॉन नर्वस स्तर नाम भी दे सकते हो। इस तरीके से अभी चर्चा करने वाले हैं अपन आईबॉल की स्ट्रक्चर की, इसमें सबसे बाहर, मध्य और आंतरिक भाग की तरफ इन अलग अलग परतों की चर्चा करते हुए इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लो इतना ही। तो मैं फिगर के साथ साथ आपको समझा देता हूँ बना के, है ना। फिर या तो आप लोग साथ साथ नोट कर लो, या पूरा समझने के बाद में जब लास्ट में पॉज करके वैसे नोट कर लेना। ठीक है। ये जैसे यहाँ पे प्रदर्शित किया है सबसे बाहर वाला कवरिंग, क्या बोलेंगे? नाम बताते जाओ आप लोग मेरे को। सबसे बाहर वाली परत है क्या नाम? देखो कॉपी में क्या लिखा है, स्क्लेरा। क्या नाम दिया है? स्क्लेरा। और ये स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट है, आगे की तरफ आकर के, पीछे काफी मोटी होती है, व्हाइट कलर की होती है, लेकिन आगे की तरफ आकर के ये जो परत है वो एक पतले रूप में बदल जाती है।
जिसको कॉर्निया कहते हैं। ये हो गई स्क्लेरा। अब स्क्लेरा जो है आगे की तरफ आकर के जो ट्रांसपेरेंट हुई है कुछ, यही बदल गई किसमें, कॉर्निया में। इसी को क्या बोल देंगे, कॉर्निया। अब इस कॉर्निया के नीचे, सॉरी, इस स्क्लेरा परत के नीचे की तरफ जो दूसरी परत है, इसकी अगर चर्चा करें उससे पहले जो स्क्लेरा है उसकी बात अगर कर ले तो ये सबसे बाहर की परत है, वाइट होती है। हमारी आंखें जो सामने से वाइट नज़र आ रहा है आंखों में भी, ये भी स्क्लेरा ही है, और ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा करती है। और आगे की दिशा में ये किसका निर्माण करती है, कॉर्निया का। कॉर्निया के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये डोम शेप होता है, और आंखों में लाइट को प्रविष्ट कराने के लिए ये रिफ्रैक्ट करता है आंखों के अंदर लाइट को, जिससे आंखें मुड़ कर के सीधा एक जगह अंदर रेटिना पर केंद्रित होती है। कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, इसलिए बिना रिजेक्शन के इसको डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसको डोनेट किया जा सकता है। अब स्क्लेरा के नीचे एक और परत है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या नाम दिया था उसको, कोरोइड। ये दूसरी परत हो गई कोरोइड। और कोरोइड ही, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि निर्माण करती है किसका, शिलियरी बॉडी, पक्षमाभिकाय जिसको बोलते हैं। कोरोइड। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि कोरोइड जो मध्य स्तर है, जो बहुत ज्यादा वेस्कुलर होता है, पोषक तत्व तो पहुंचाता है नीचे वाली परतों को, इसमें एनसीईआरटी की एक लाइन है कि ये पोस्टीरियरली, क्योंकि ये जो नेत्र है, ये नेत्र का अग्रभाग है, ये अग्र दिशा में है, और ये नेत्र गोलक का पश्च भाग है। क्लियर ना। तो आप लोग देखें कि एनसीईआरटी की एक लाइन है कि कोरोइड पीछे के 2/3 भाग में पतला होता है, और आगे की तरफ 1/3 भाग जो उसका मोटा होता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कोरोइड और आइरिस वगैरह का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोरोइड के लिए पीछे 2/3 पतला और आगे 1/3 मोटा। ये लाइन आपको एनसीईआरटी की है, आपको याद रखनी है। अब आगे की तरफ जो ये कोरोइड रूपांतरित हुआ है सीलियरी काय में, इसी सीलियरी काय के साथ साथ कोरोइड आगे की तरफ एक संरचना और बनाता है, जिसको आप लोग नाम दोगे क्या, बताओ।
आइरिस जो आँखों का बाहरी कलर युक्त भाग होता है, आइरिस। तो आइरिस और सीलियरी काय दोनों नेत्र गोलक की कौन सी परत का भाग है? कोरोइड का। अब इस आइरिस के मध्य में एक छिद्र है, इसी छिद्र को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलेंगे? प्यूपिल। और इस सीलियरी काय वाले भाग से ही निकले होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये भी आपको मैंने बात बता दी थी। सस्पेंसरी लिगामेंट जो नेत्र लेंस को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। ये है लेंस जो क्रिस्टलाइन होता है और इस नेत्र लेंस से ही जुड़े होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये हो गए सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये लेंस को सीलियरी काय से जोड़े हुए। क्लियर? अब आगे की तरफ जो एक कक्ष बन गया है, इस कक्ष को अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोलेंगे एंटीरियर चेंबर या कक्ष। इसका नाम है एक्वस कक्ष, क्योंकि ये एक्वस तरल युक्त होता है और ये तरल जो है सीलियरी काय वाले क्षेत्र से ही स्रावित होता है। सीलियरी काय वाले क्षेत्र से ही स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद में ये इस आइरिस के मध्य में जो छिद्र है प्यूपिल, इस छिद्र से बाहर आके आगे की तरफ यहाँ आ जाता है और फिर वो इस कॉर्निया को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, क्योंकि कॉर्निया तो एवेस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉर्निया एवेस्कुलर है तो उसको पोषक तत्व और कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो एक्वस फ्लूइड है जो सीलियरी काय से स्रावित हुआ है वही इसको पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। साथ ही ये कॉर्निया क्योंकि हवा के सीधे संपर्क में, तो वहाँ से ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकता है। अब एक्वस फ्लूइड सीलियरी काय से स्रावित होकर के आगे आ जाता है और लगातार स्रावित होगा। अगर ये बाहर नहीं आएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आईबॉल फट सकता है। तो ये फ्लूइड वापस आईबॉल से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के लिए यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पे एक छिद्र है, इस छिद्र को बोलेंगे केनाल ऑफ स्क्लेम। इस छिद्र युक्त केनाल में ये तरल वापस प्रविष्ट हो जाता है और फिर ये वेन के अंदर फ्लूइड चला जाता है। तो इस तरीके से एक्वस कक्ष जो आगे की तरफ है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है ये सीलियरी काय से स्रावित होकर के प्यूपिल के रास्ते आगे आता है, कॉर्निया वगैरह को न्यूट्रिएंट देता है, उसको नमी युक्त अंदर से बनाए रखता है और फिर कैनाल ऑफ स्क्लेम से होता हुआ वेन में वापस चला जाता है। तो लगातार इसका सर्कुलेशन बना रहता है। एक रोग होता है ग्लाइकोमा, उसमें यही जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे आदमी के अंदर ब्लाइंडनेस आ जाती है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको पूछ लिया जाए कि एक्वस कक्ष किसके बीच में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि जो एंटीरियर कक्ष एक्वस कक्ष है ये कॉर्निया व लेंस के मध्य होता है। कॉर्निया और लेंस के मध्य एक्वस कक्ष उपस्थित होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। चले आगे, यहाँ तक क्लियर? सब चीजें क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। चलो अब अपन नेत्र गोलक के तीसरी परत की बात करेंगे और तीसरी परत का नाम है रेटिना, दृष्टि पटल। और आप देखो पीछे थ्योरी में लिखा आपने रेटिना की दो परतें हैं,
एक तो पिगमेंटेड और एक है नर्वस, है ना। तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो रेटिना की जो दो परतें हैं, तो पिगमेंटेड परत को मैं ब्लैक कलर से ही दिखा देता हूं। मान लो ये रेटिना की ब्लैक कलर में दिखाई मैंने, पिगमेंटेड परत है। पूरा आगे तक जाती है पिगमेंटेड परत। इवन ये सीलियरी काय को भी कवर कर लेती है पिगमेंटेड परत, और सीलियरी काय से होती हुई ये आइरिस को भी अंदर से कवर कर लेती है पिगमेंटेड परत। क्लियर ना। तो रेटिना की जो सबसे बाहरी परत है पिगमेंटेड परत, वो पूरा आईबॉल को अंदर से कवर करती है। इवन वो आगे की तरफ सीलियरी काय और आइरिस को भी अंदर से आश्रित करती है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना, अभी जब सुन रहे हो इसको अलग से लिख लेना। पिगमेंटेड परत पूरा सीलियरी काय और आइरिस तक जाती है। क्लियर। अब इसके बाद में, जैसे अभी ये मैं इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हो गई पिगमेंटेड परत, जो कि है नॉन नर्वस, क्योंकि इसमें न्यूरॉन नहीं होते, क्योंकि ये किसका पार्ट है, रेटिना का। क्योंकि सबसे पहली है स्क्लेरा, दूसरी है कॉरॉइड और तीसरी है रेटिना। अब एक और परत जो सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसको आप लोग नाम दोगे नर्वस लेयर। नर्वस परत, या जिसको अपन कह सकते हैं फोटो संवेदी या सेंसरी परत, उसकी बात करते हैं। ये परत अपन इसको रेड कलर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, रेटिना की पिगमेंटेड परत पीछे से पूरा आगे तक होती है, आइरिस तक, लेकिन रेटिना की नर्वस परत या नॉन पिगमेंटेड परत या फोटोसेंसरी परत पूरे नेत्र गोलक को अंदर से कवर नहीं करती है। वो जो है केवल यहां तक आके रुक जाती है। तो जिस बिंदु पर रेटिना की नर्वस परत आकर के रुक जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा लिख लो इसको अलग से। ओरा सिरेटा वह पॉइंट है जहां रेटिना की नर्वस परत खत्म हो जाती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि मान लो नर्वस परत को बाहर निकालें तो ये पीछे से आगे की तरफ पूरा ऐसे है, लेकिन फिर यहाँ आगे आके ये रुक गई है। तो इतनी है ये। तो ओरा सिरेटा यही पॉइंट है। ऐसे ये पूरी रेटिना की नर्वस परत को अगर बाहर निकाल लें तो ये इतनी है। इन्हीं एजेस किनारों को ओरा सिरेटा कहते हैं, लेकिन पिगमेंटेड परत पूरा आगे की तक जाती है। क्लियर ना। ठीक है। चलो अब आप लोग देखें कि इसमें एक जेली के समान पदार्थ भरा होता है।
और ये जो कक्ष है इसका नाम है विट्रियस कक्ष, और इसमें ये जेली जैसा पदार्थ है, जेली लाइक सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है। विट्रियस फ्लूइड कह सकते हैं इसको आप लोग, क्लियर ना। तो विट्रियस कक्ष जो है ये किन के मध्य में है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो विट्रियस कक्ष जो है वो है रेटिना, रेटिना व लेंस के बीच, रेटिना और लेंस के बीच में कौन सा कक्ष है, विट्रियस कक्ष, जिसमें भरी हुई जेली जैसा सब्सटेंस हमेशा बना रहता है, वो नया स्त्रावित नहीं होता, न ही बाहर निकलता है, वैसा का वैसा मेंटेन रहता है, लेकिन एक्वस फ्लूइड लगातार बनता है और बाहर निकलता रहता है। तो दोनों कक्ष की चर्चा भी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। कौन से कक्ष का क्या नाम है, कौन सा कक्ष में क्या भरा हुआ है, वो लगातार बनता रहता है और निकलता रहता है, तो वो कौन सा है, फिक्स है वो कौन सा है, कौन सा कक्ष किन के बीच में है, एक क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, चले आगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे पीत बिंदु, पीत बिंदु, येलो स्पॉट। और एक नाम और है इसका मैक्यूला ल्यूटिया, जिसकी चर्चा भी आगे डिटेल में करेंगे। और एक बिंदु आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो बिंदु है यहाँ से नेत्र गोलक के अंदर धमनी प्रविष्ट होती है, रक्तवाहिनियां, सीरा बाहर निकलती है, ये सीरा है, और इसके अलावा यहाँ से दृक तंत्रिका बाहर आती है, ऑप्टिक नर्व, ये नर्वस परत को ऐसे दिखा देते हैं, ये नर्वस परत है ना। तो ये जो है इसको बोल दिया ऑप्टिक नर्व, निकल रही है, धमनी प्रवेश कर रही है और सीरा बाहर आ रही है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट जो है वहाँ पे न तो रोड सेल होती है, न ही कौन सेल होती है, वहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण भी नहीं होता है। इसको ऑप्टिक डिस्क वाला क्षेत्र भी कहा जा सकता है, जो विजन से संबंधित नहीं है। क्लियर ना। तो ये कुछ चर्चाएं हम लोगों ने सिंपली इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ परतों के साथ साथ यहाँ पे की है। क्लियर। अब अपन जो है, जैसे अपन ने स्क्लेरा की बात कर ली, अपन ने कोरोइड की बात कर ली, फिर रेटिना की हम लोगों ने बात की। अब रेटिना की थोड़ी सी डिटेल जो है उस पर डिस्कशन करेंगे अपन। फिर पूरी चर्चा होने के बाद में अपन आगे की तरफ किस तरीके से सिलियरी बॉडी से जुड़े सस्पेंसरी लिगामेंट नेत्र लेंस की संरचना में परिवर्तन करते हैं, जिससे नेत्र समायोजन होता है, उसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पे आप आगे करने वाले हैं। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, चले आगे। चलो अब आप लोग देखो कि ये जो रेटिना है इसकी डिटेल अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेटिना की डिटेल अपन अपने अगली क्लास में कर लेंगे। तो नेत्र समायोजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब अपन लोग दूर की चीज़ देखते हैं या पास की चीज़ देखते हैं, उस वक्त हमारे नेत्र की
की जो शेप है वो बदलती है, और उसको बदलने में कौन कौन सी संरचनाएं सहायता करती हैं उसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं ना। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो, नोट लगा के उसी में लिख लेना, क्योंकि चल अभी टॉपिक संरचना वाला ही रहा है। नेत्र समायोजन। आई अकोमोडेशन। तो इसमें दूरी की या पास की वस्तुओं को देखने के दौरान हमारे नेत्र लेंस की संरचना में परिवर्तन आता है, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे से रेटिना पर हो पाता है। क्लियर ना? नोट कर लेना ये जो मैंने अभी बोला है। अब ये नेत्र समायोजन दूरी की और पास की वस्तुओं को देखने के लिए जब होता है, तो नेत्र लेंस में, सीलियरी बॉडी की मसल में, सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या परिवर्तन आते हैं, तो उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पास की वस्तु को देखने के दौरान क्या परिवर्तन आते हैं ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो कि जब भी अपन पास की वस्तु देखते हैं, तो उस वक्त हमारी आंखों पर कुछ प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है। जैसे ये शीलेरी काय वाला पार्ट है, ब्लैक वाला शीलेरी बॉडी, शीलियरी बॉडी, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है रेड कलर में, और इनसे जुड़ा हुआ ये हो गया लेंस। तो देखो, जब भी कोई वस्तु पास में होती है, तो उससे जो लाइट रेज निकल के आती है, तो उनको रेटिना पर फोकस करने के लिए नेत्र लेंस जो है वो स्पेरिकल हो जाता है, या कह सकते हैं कॉन्वेक्स होने की कोशिश करता है। इसलिए पास की जब चीजें देखते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सीलियरी पेशी में संकुचन होगा। सीलियरी पेशी जो सीलियरी बॉडी में है, उनमें संकुचन होगा, और उससे क्या होगा, जो तने हुए सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट का तनाव कम हो जाएगा, और ऐसे में फिर लेंस जो है वो रिलैक्स होकर के बीच में से गोल होने की कोशिश करेगा। तो ये जो बात है आपको याद रखनी कि जब भी नेत्र समायोजन के दौरान व्यक्ति जब पास की वस्तु देख रहा है, तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो उस दौरान सीलियरी मसल में संकुचन होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होंगे, और नेत्र लेंस जो है वो लेंस कॉन्वेक्स होगा, ज्यादा उत्तल होने की कोशिश करेगा। याद रख लोगे इसको, थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो आप लोग, एक और फिगर बना के, कि जब भी हम लोग पास की कोई वस्तु देख रहे हैं,
तो जो सीलियरी मसल्स हैं, मान लो ये रेड कलर में सीलियरी मसल को मैंने दिखाया है। तो सीलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो अंदर की तरफ आएंगे। तो ये सीलियरी मसल्स, तो सीलियरी मसल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर के आएंगे। इसमें मैंने आइरिस को हटा रखा है इस फिगर में, आपको सीधा सीलियरी बॉडी की मसल्स और लेंस नज़र आ रहा है। अब आप लोग देखें कि सीलियरी बॉडी की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी अंदर की तरफ, तो जो लिगामेंट पहले खींचे हुए थे वो तो रिलैक्स हो गए ना, तो लिगामेंट जो है वो ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं और लिगामेंट के रिलैक्स होते लेंस अंदर की तरफ आकर के अवतल हो जाता है। याद रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब व्यक्ति दूर की वस्तु देखता है तब क्या परिवर्तन आता है। ये तो कंडीशन ए हो गई है ना, बी मैं यहां पे लिख देता हूं। जब दूर की वस्तु देखी जाती है तब क्या होगा। तब की जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन में सीधी पूछी जाएगी, इसमें आपको याद रखना है क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स में तनाव अधिक होगा। यहाँ पे तनाव कम था पास की वस्तु के लिए, और दूर की वस्तु के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट में तनाव अधिक होगा, वो तने हुए रहेंगे। सीलियरी पेशी में यहाँ पे संकुचन था पास की वस्तु के लिए, यहाँ पे दूर की वस्तु के लिए सीलियरी पेशी में शिथिलन होगा और लेंस पतला होगा, अवतल होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी उसके जस्ट उल्टा हो गया, ये वाला पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और ऐसा डायग्राम इसमें देखें तो कैसा नजर आएगा, लेंस कुछ बड़ा नजर आएगा, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट तन गए हैं, खिंच गए हैं। और सीलियरी पेशी जो पहले संकुचित होकर अंदर आ गई थी, अब वो शिथिल होके अपने कॉर्नर्स पे सिमट गई है। ये देखो, तो सीलियरी पेशी का शिथिलन रेड कलर वाला है, ये लेंस हो गया, और सस्पेंसरी लिगामेंट में तनाव को ब्लू कलर में ये दिखा दिया। सस्पेंसरी लिगामेंट में तनाव कम हो जाएगा, वो तनाव कौन सा, ये वाला। सीलियरी पेशी में संकुचन रेड कलर वाला, और लेंस ये हो गया। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन याद रख लोगे कि नेत्र समायोजन के दौरान पास की वस्तु देखने के लिए या दूर की वस्तु देखने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स में कब तनाव होगा, कब शिथिल होंगे, सीलियरी मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कब रिलैक्स होंगी, और लेंस कब कैसा होगा। ठीक है, ओके। अब अगली क्लास के अंदर अपन इसकी संरचना में बचा हुआ पार्ट जो है वो डिस्कस करके नेत्र की मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बढ़िया रिवाइज करें और संबंधित क्वेश्चन लगाएं। ठीक है।